नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और फिर एक बार स्वागत करना चाहूँगी जर्मनी से डॉक्टर इंजीनियर प्रदीप सर का और साथ ही हरिमोहन सर का। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा लगा हरमोहन साहब जी, आप बहुत दिन के बाद आए हैं। आज फिर हो जाए। आज ज़रा थैंक आज यू। आज आज बखियाँ बखियाँ उधेड़ते हैं लोग। जी सर। जी। चलो ठीक है, एक ओके। तरफ यूएस रशिया की रेगुलर मीटिंग्स हो रही है ताकि रशिया यूक्रेन वॉर रुक सके। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की 10 मार्च से पहले मिलने की बिल्कुल मना कर चुके हैं। प्रदीप सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यूरोपियन इसमें यूनियन पूरी तरीके से कन्फ्यूज़्ड है। उनको रायता एक तरीके से फैला हुआ है। जी सर। ये रायता जो है ना, ये कुछ दिन और फैलेगा और ये और ज़्यादा फैलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। देखिए ट्रम्प जो है ना, वो एक बिज़नेसमैन है। उसको वॉर से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि जब तक हथियार बिकते हैं और उसमें से फायर नहीं होते, इज़ वेरी गुड। और उसको ये खून बहाने में कोई मतलब नहीं है। कभी-कभी वो ऐसे आर्गुमेंट दे देता है जिससे लगता है कि हिमसेल्फ इज इन अ वेरी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। अभी जो उसके जो बयान आए हैं, उसने बोला था 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं ये कर दूंगा, मैं वॉर खत्म हो जाएगी। ये सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। यूरोप में वेस्टर्न में बैठे हुए सबके सब उसका मजाक उड़ाए थे, कहते ये चुटकी वाला काम नहीं है। देखो उसने कर दिया। उसने एक काम जो किया, टेलीफोन उठाया, पुतिन से बात कर ली। उसने यूक्रेन और रशिया की वॉर के लिए एक स्पेशल इनवॉय क्रिएट कर दिया। उसके बाद उसने फटाफट रूबियो को पकड़ा कि तू इजराइल जा रहा है, इजराइल के साथ साथ तू सऊदी अरेबिया भी जा। और वहां पर उसकी जो जो सेकंड बेंच थी फॉरेन मिनिस्टर की, उन्होंने रशिया के जो एक बहुत माहिर डिप्लोमेट माना जाता है, लावरोव, वो 25-30 साल का उसका डिप्लोमेटिक स्टेटस है, उसको बुलाया। और दोनों के बयान मिलते-जुलते थे। ये जो यूरोप में बैठे हुए हैं वेस्टर्न में, ये तिल मिला रहे हैं कि हम सारी ज़िंदगी हमने अपना बैंक लुटा दिया, हमने अपनी इज़्ज़त लुटा दी, हमने अपना सब कुछ उतार दिया, हम तो लाइन में नहीं है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब आप शादी में जाओ, दूल्हे को ना बुलाओ तो वही हाल होगा ना। ये दूल्हा बन के बैठे हुए थे कि हम दूल्हे हैं और हमें हमने इतनी फाइनेंसिंग की है, हमने अपने स्कूल तुड़वा दिए, हमारी सड़कें रिपेयर करने वाली हैं, हमारी एजुकेशन का बजट हमने कम कर दिया, डिफेंस का बजट बढ़ा दिया, पेंशन लोगों की कम कर दी है। अब लोगों को क्या समझाएं कि हमने ये सब क्या किया, इसलिए कि हम एज ए स्पेक्टेटर बैठ जाएं। तो ये भाग रहे हैं। कभी माक्रोन फर्स्ट मीटिंग कर रहा है, दूसरी मीटिंग कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेलेंस्की को ट्रम्प जो है वो लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यूक्रेन का मानता ही नहीं है। वो कहता है इसके पास तो 4 साल से इमरजेंसी में ये बैठा हुआ है, इसने को मैंडेट नहीं दिया और इसके अपने कंट्री में इसकी जो जो इसकी पॉपुलैरिटी है डाउन हो गई है, जो गलत है। अभी भी 57% के करीब लोग कहते हैं ही इज द बेस्ट वन। चलो अपना एक अलग से टॉपिक है, उस पर कभी बात की जा सकती है, क्योंकि यूक्रेन का जो स्टेटस है इट इज वेरी डिफरेंट टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। और यही बात जो है वो किसने बोली है? पुतिन ने। कहता मैं तेरे से बात क्या करूं, तू तो लेजिटिमेट ही नहीं है इस बात करने के लायक। और जो 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 यूरोपियन नेशंस वाले हैं, जितने भी हैं, उसमें से आपने देखो, यूके है, फ्रांस है, इटली थोड़ा सा कम है, जर्मनी है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, सब जितने भी हैं, उन्होंने हमेशा एक कलेक्टिव यूक्रेन की हेल्प की है। हाँ जी। और उन्होंने जो जो यूरोपियन यूनियन थी, अमेरिका के कहने पर बाइडेन के टाइम पर कि रशिया बाल्टिक में अटैक कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा, स्वीडन जैसे न्यूट्रल कंट्री भी नाटो में आ गए हैं। अब वो इनको क्या जवाब दें अपनी पब्लिक को कि हमारा कमाया हुआ पैसा जो हम टैक्स पे करते हैं, वो हमारे ये 5 कंट्रीज जो हैं बाल्टिक के और नॉर्वे, स्वीडन है, ये नाटो में क्यों दें? तो ये अभी मुँह दिखाने के लिए ये मीटिंग्स करते हैं कि आ जाओ हम बात करेंगे, हम एक हैं, हम वो हैं, ये करें। जैसे वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में नारे लगाए जाते थे। इनके इनके सिर्फ नारे हैं, इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं होगा।
ज़ेलेंस्की जो हैं, उनको ट्रंप साहब ने यहाँ तक बेइज्जत कर दिया कि वॉर भी तेरे कारण ही हुई है। ये उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ये, मैं कोट करता हूँ ट्रंप को, वो कहता है कि यू शुड नॉट नॉट हैव स्टार्टेड द वॉर। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार्ट यूक्रेन ने की थी, स्टार्ट तो रशिया ने ही की थी, लेकिन उस वक़्त नेगोशिएशंस के टाइम बहुत थे। उस वक़्त इन्होंने किसी भी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं किया। 1-2 बारी मुँह दिखाने के लिए मैक्रोन चला गया, एक आधी बार ये अपना शोल्स चला गया। एक क इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की, क्योंकि ये 2014 में जो म्यूनिख में सिक्योरिटी मीटिंग में पुतिन ने बोला था कि पोलैंड में रॉकेट मत लगाओ, यूक्रेन को नाटो मत लो, इन्होंने बोला तू कौन है? क्योंकि ओबामा ने कहा था, लक्षिता जी, ये आप रिकॉर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, आप इसको सर्च भी कर सकती है कि व्हाट इज रशिया, इट्स ए रीजनल पावर। अब एक प्रेसिडेंट आपके साथ बैठा हुआ है और आप उनके कंट्री में जाके सोची में बोल रहे हो कि ही इज ए रीजनल पावर, उसने दिखा दी अपनी रीजनल पावर। सीरिया में गया, वहां बम फाड़ दिए, यहाँ पर यूक्रेन को कब्जे में किया हुआ है। उसका जो लक्ष्य है वो तो उसने पूरा कर लिया है। वो डॉनबास का इलाका जो रशियन स्पीकिंग था वो उसके अंडर में है। वो क्रिम को उसने अंडर लिया, उसकी उसकी बहुत जरूरी, वो स्ट्रेटेजिकली उसका बान है। तो साइलेंस्की के पास अब कोई और चारा नहीं है। अगर ये आदमी थोड़ा सा, इसके पास इंटेलिजेंस, इसका दिमाग चलता है, तो ये कल अपनी रिटोरिक बंद करे, यूरोपियन यूनियन के साथ बैठ के, मैं उसको सजेशन देता हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं तो एक बहुत दूसरा, मेरा तो डिपार्टमेंट ही कुछ और है, लेकिन यहाँ पर रहने के बाद पता लग गया है कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है। इसको अपनी जो एंगेजमेंट है कि चलो मेरे इलाके का मुझे कुछ पार्ट जो है वो देना पड़ेगा रशिया को, मैं फ्रीडम लेके आऊंगा। उसके बाद पहला स्टेप नेगोशिएशन क्या है कि तोपें, गोलियां, बारूद बंद हो जाएं, जो विस प्रिजन ऑफ वॉर एक्सचेंज हो जाएं, एम्बेसीज खुल जाएं। उसके बाद आदमी धीरे धीरे ऑटोनॉमी की बात कर सकता है। और ये ट्रंप का मैसेज ही यही है। और उसको, उसके पास उस इस मैसेज के साथ साथ उसको बिजनेस का भी चक्कर है। उसको मालूम है कि इन 4 सालों में रशिया का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है सैंक्शन लगाने के बाद। तो वो बिजनेसमैन है, वो कहता है चलो मैं अपना सामान बेचूंगा, मैं अपना माल बेचूंगा। इधर उसको ये है कि जो जब साइलेंस्की अपने एरियाज को डेवलप करेगा तो उसमें मेरे इंजीनियर्स काम करेंगे, मेरा मेरा पैसा लिया जाएगा, मैं उसको लोन भी दे सकता हूँ जो मुझे वापस है। वैसे तो यूक्रेन पूरे वर्ल्ड का ही कर्जदार बना हुआ है, अगले 70 साल तक वो लोन नहीं चुका सकता जो उसने लिया है। तो ये रहता जो लक्षिता जी उसने यहाँ फैलाया है, इसके पीछे अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो 70% यूक्रेन के प्रेसिडेंट का हाथ है और 30% यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने एक पार्टी बना ली कि एंटी रशिया हमने रहना है, और एंटी रशिया के खिलाफ इन्होंने अपना सारा काम स्टार्ट किया है और अपने पिछवाड़े पे अच्छी खासी लात लगा ली है। जी हरिमोहन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, असलियत में इस पूरे मामले को इस तरीके से समझा जाए कि जो यूरोप है वो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में उलझ चुका है, और यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से यूरोप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहें यूक्रेन के अंदर रशिया को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसमें यूरोप जो है वो पूरे तरीके से फेल हो चुका है। इसे ऐसे समझिए, यूरोप किसी टाइम पर ये यूरोपियंस वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर रूल किया। और इसमें भी अगर आप स्पेसिफिक देखेंगे तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने पूरी दुनिया पर रूल किया है। इनके बनाए हुए ही सिस्टम्स, इन्हीं के बनाए हुए टेक्नोलॉजीज, इन्हीं के बनाए हुए रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर एक डोमिनेट करते हुए कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें यह समझना होगा। प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस यूरोप के, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते लड़ते एक दूसरे को खत्म कर दिया इन्होंने। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक चीज जो दुनिया के सामने आ चुकी है कि इस यूरोप की जो रईसी है, इस यूरोप की जो मतलब जो पैसा है, पावर है, वो असलियत में इस चीज में नहीं है कि वो अपने नेचुरल
फॉर्म में ताकतवर थे। पहले ये लिटरली भूखे नंगे थे और जो मतलब एक बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जो इनकी रईसी है या इनकी जो डेवलपमेंट है वो उनको फाइनेंस जो मिल रहा था वो असलियत में अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडिया, चाइना, इन जैसे देशों से मिल रहा था। यानी इंडिया को, चाइना को लूट लूट के ले जाना, अफ्रीका को लूटते रहना और वहां से रिसोर्सेज को लूट कर अपने कंट्री के अंदर ले जाना और वहां पर उसको यूटिलाइज करना। जैसे फ्रांस जो है वो इकोवास, अफ्रीका के अंदर इकोवास कंट्रीज है जिनके ऊपर फ्रांस का कब्जा होता था, उस इकोवास के ऊपर कंट्रोल करता है। अच्छा, अपने फ्रांस को जो भी यूरेनियम चाहिए वो इकोवास से मिलता है, लेकिन कितने रुपए में? $1 या $2 पर बैरल पर केजी। अब $2 पर केजी यूरेनियम का जो ओर है वो मिलता है, तो सोचकर देखिए दुनिया के अंदर उसका जो रेट $200 पर केजी के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ $2 देता है। क्यों? क्योंकि वहां से उनको, अच्छा उसके बाद उनकी जो करेंसी है उसे फ्रैंक बना रखा है, लैंग्वेज फ्रेंच है और सब चीजें, और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रखा है। और सब जगह पे कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटर्स। अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, इसे समझिए कि अल्टीमेटली हमें ये समझना होगा कि सिचुएशंस किस लेवल पर हैं कि जो इन लोगों ने लूटा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके हाथ से जितने भी इनकी कॉलोनीज थी, जितने देशों को इन्होंने गुलाम बनाया, वो सारे इनके हाथ से निकल गए। तो इनकी जो इस जिसे कहते हैं ना हाईली एक्सपेंसिव जो लाइफस्टाइल है उसे सपोर्ट करने के लिए कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं बचा जो बाहर से फाइनेंस कर सके। बाद में ये देखने को है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इनके पास टेक्नोलॉजीज वगैरह थी, उस टेक्नोलॉजी के दम पे भी इन्होंने खूब कमाया, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन जो थी वो चाइना के पास चली गई, इंडिया के पास आ गई। अब यही एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आ रही है इनके साथ कि इनको हमारे देशों से टैलेंट भी चाहिए, इंडिया, चाइना वगैरह से वो टैलेंट। अब प्रदीप सर हैं, प्रदीप सर जिस टाइम पर अमेरिका गए होंगे या जर्मनी गए होंगे तो ये असलियत में इंडिया का एक टैलेंट था जिसे इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये इसलिए जर्मनी चले गए। जर्मनी में इनको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, इसे दूसरे फॉर्म में देखिए कि जर्मनी चाहेगा कि इंडिया का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो जर्मनी के पास पहुंचे, ताकि हमारे यहां से गया हुआ बेस्ट जो पीस ऑफ माइंड अगर वहां पर होगा तो एक इंडिया नहीं डेवलप कर पाएगा, दूसरा अमेरिका जर्मनी के अंदर वो जाके कुछ ना कुछ नया ऐसा देंगे जो अपने आप में नई टेक्नोलॉजी होगी। बदले में क्या, एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा इस तरीके का मिल रहा है तो जर्मनी का बेनिफिट है, और ऐसे ऐसे मान लिया 5 लाख मिल गए तो अपने आप में बेस्ट ब्रेन्स की फौज जो अमेरिका से, इंडिया से, पाकिस्तान से, ऐसे ऐसे देशों से ले आए तो उनकी डेवलपमेंट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया, चाइना जो डेवलप कर गए हैं तो वो ब्रेन्स भी वहां नहीं जा रहे हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जब इन्हें लगा, और अच्छा एक तरफ तो यहां से वो ब्रेन्स नहीं जा रहे और उस लेवल पर नहीं जा रहे, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया मतलब इन्होंने अब वो वही लेबर जो एक हाईली एफिशिएंसी वाले लोगों को जो बुला रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, गधे घोड़े जितने भी थे सबको बुलाना शुरू कर दिया। वहां तक भी चल रहा था क्योंकि अभी भी पैसा बहुत था, वो पुराने वाला चल रहा था, टेक्नोलॉजीज चल रही थी, सब चीजें। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, एक्सपेंसेस तो इन लोगों के बढ़ गए ना। रही सही कसर इस यूक्रेन ने पूरी कर दी। अपने इस खोखलेपन को यूरोप ने कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी, और पूरा का पूरा यूरोप जो है इस खोखलेपन की जगह अपने आप को सही प्रूव करने के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाई रखने के लिए लगातार काम करता रहा। अब इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अच्छा एक चीज और, इनकी सिक्योरिटी के मामले में इन्हें एक चीज समझ में शायद कभी नहीं आई पिछले 72 साल में, जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तो 80 साल हो चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब से खत्म हुआ है कि अल्टीमेटली ये डे बाय डे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए, और अमेरिका ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन सब को कब्जा, अब इन सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। नाटो की जो इस टाइम पर लड़ाई हो रही है, नाटो आपस में जो लड़ रहा है, नाटो कंट्रीज जो लड़ रही हैं, इसमें हमें समझना होगा कि ये जो नाटो कंट्रीज हैं ये बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैनर में मतलब ये बहुत ही जिसे कहते हैं ज्यादा डिपेंड हो चुकी हैं अमेरिका के ऊपर। मतलब अपनी सिक्योरिटी अगर रशिया से करनी है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो। पहली बात तो रशिया से सिक्योरिटी क्यों करनी है मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जी रशिया खा जाएगा, तुम रशिया को उंगली मत करो, वो तुम्हें नहीं करेगा।
लेकिन नहीं, उंगली तो करनी है क्योंकि हम तो बॉस हैं। अब बॉस हैं तो अमेरिका के पीछे खड़े हुए, शुरू अमेरिका के पीछे खड़े हुए तो बहुत बढ़िया। अब अमेरिका कह रहे हैं चलो चीन से लड़ने, ये कह रहे हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अमेरिका ने कहा ठीक है, रशिया और चाइना मिलकर मुझे मारेंगे तब तुम लड़ने जाओगे, कि नहीं 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 हम नहीं लड़ेंगे। ये एक बड़ा रीजन है यूक्रेन वॉर शुरू होने का। ये चीज इन यूरोपियन कंट्रीज को समझ में ही नहीं आई कि एक रशिया नाम का जो एक डेविल था वो सोया हुआ था। ये अगर अमेरिका के साथ खड़े होते तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन नहीं खड़े हुए। नतीजा हुआ कि रशिया ने वो डेविल खड़ा कर दिया। अब वो यूक्रेन के थ्रू इन सबको डरा रहा है और ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इनको बेनिफिट्स भी बहुत हैं इन लड़ाइयों से। इस लड़ाई के नाम पे इन्हें खूब पैसा खाने को मिल रहा है, इनकी एलीट क्लास को, इनकी जो रूलिंग क्लास है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो पैसा तो खा रहे हैं सब चीजें, लेकिन वो जो आम जनता है वो तो उसको भी तो उसकी तो एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल है, वो कैसे मेंटेन करोगे? वहां जो गवर्नमेंट एड होती थी वो कहां से जाएगी? और एम्प्लॉयमेंट है नहीं। ये यूरोप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अंदर खाते इस चीज को ये लोग समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ खड़ी हुई है इस्लामिस्ट फोर्सेस की, वो इस्लामिस्टों की वो फोर्स जो इनको अंदर से खा चुकी है और कभी भी इनके अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है। प्रदीप जी कह रहे हैं इनको पकड़ के मारा जा रहा है और मैं कह रहा हूं कि वो ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं और कहां कब कौन सी कंट्री में सिविल वॉर शुरू हो जाए कोई भी नहीं जानता। और कोई बड़ी बात नहीं है, कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है बहुत जल्दी से इन सबको डिपोर्ट कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यूरोप जो है वो जिसे कहते हैं ना कि रशिया से लड़ने के नाम पर अब रशिया के ऊपर डिपेंडेंट इतना हो चुका था कि ना इनके पास एनर्जी ना और कुछ, और महंगे। अब प्रदीप जी बताएंगे कि किस लेवल पर उनके ऑयल और गैस के जो रेट्स हैं जर्मनी के अंदर बढ़े हुए हैं और वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये यूरोप कंसिडर करने को रेडी नहीं है। और अब जब, और प्रॉब्लम ये है कि रशिया जब अमेरिका ट्रंप जो इस चीज के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा बाइडन को ये इसलिए पसंद करते थे, लड़ते तो उससे भी रहते थे, लेकिन बाइडन जो है इनको पुचकारे रखता था कि अच्छा नहीं मानते कोई बात नहीं, नहीं मानते कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा सा दे दो। वो डिमांड 100 की करता था, मतलब चाहिए होते थे उसे 10, वो डिमांड 100 की कर देता था और इनसे 15 लेके चला जाता था। अब इनकी खुद की एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस इस लेवल पे है कि इनके खुद के खजाने खाली हो चुके हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही ट्रंप आता है, ट्रंप ने आके इसके अगेंस्ट एक पूरा माहौल क्रिएट किया कि हमें लड़ाई बंद करनी है और जेलेंस्की वगैरह सब बकवास कर रहे हैं, तो अब ये कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। और ये गारंटी चाहते हैं कि रशिया कोई पंगे नहीं लेगा, लेकिन भाई पंगे तो तुमने लिए थे। और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं है कि अमेरिका तो निकल लेगा, तुम कहां रहोगे? तुम्हें तो पहले भी यहीं रहना था और अभी भी यहीं रहना है, फिर तुमने ये सोया हुआ शैतान क्यों जगाया? और अब यूक्रेन डील से इसलिए इस पीस डील से इसलिए डर रहे हैं। अच्छा, जेलेंस्की जो है वो बाइडन के कहने में अभी भी है, कह रहा मैं तो नहीं कर रहा। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। और ये एक चीज और जानते हैं कि रशिया जो, अगर ये जो वॉर यूक्रेन के साथ हो रही है इसमें फिर भी बचे हुए हैं। अगर अमेरिका ने चाइना के साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया और इन्हें उस कॉन्फ्लिक्ट में कूदना पड़ा तो गारंटी की बात है बहुत बुरी तरीके से कूदेंगे, बहुत बुरी वाली सिचुएशन होगी यहां पे। और फिर अमेरिका इनको ज्यादा मारेगा पकड़ के। ये चीजें अब इनको दिखाई दे रही है तो कह रहे हैं यूक्रेन वॉर लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम चाइना क्यों जाए, क्योंकि अमेरिका अगर ये चाइना चले गए तो बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ जाएगी। तो असलियत में यूरोप अपने दम पर नहीं सरवाइव कर पा रहा, ये सारी लड़ाई उस चीज की, इसलिए बंदर कूद कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, वो भी जानता है। जी रिसेंटली फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन ने करीब 19 यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ मीटिंग बुलाई थी। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए कि ये मीटिंग किस हद तक सक्सेसफुल रही? देखिए, ये प्रेस को दिखाने के लिए तो इन्होंने यूनिटी शो की भी, हम बहुत बड़ी यूनिटी है हमारी, ये है वो है। आप यूरोपियन यूनियन की जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको समझो। यूरोपियन यूनियन में इटली में राइट विंग पार्टी है मेलोनी की, उसने पहले से बोल दिया है कि आर बूट्स आर नॉट गोइंग टू एंटर यूक्रेन। सेकंड हंगरी, वो भी राइट विंग पार्टी है। उसके बाद छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज हैं
चेक रिपब्लिक है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, इन लोगों का कोई उससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक आदमी ने अपनी जुबान खोली है कि मेरे सोल्जर्स जो हैं यूक्रेन जाएंगे, वो है यूके। लेकिन यूके जो है वो अमेरिका का पेट डॉग है, वो सीटी मारेगा वो वापस आ जाएगा। तो ये जो 2 बारी मैक्रोन साहब ने मीटिंग बुलाई है, ये सिर्फ वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि वी आर लुकिंग फॉर यूनिटी, सॉल्यूशन एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पीस मेकिंग प्रोसेस। अभी आप अगर रीजनल प्रेसेस देखें, ग्रीस, अर्मेनिया जैसे छोटे-छोटे कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला है कि इस पीस प्रोसेस में ट्रम्प साहब जो हैं, वो जब एक फंडामेंट बन जाएगा, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट, और ये अमेरिका में कैंप डेविड के अंदर होगा। ये इनसाइडर हैं जो मैं रिकॉर्ड पे कह जरूर रहा हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, इनका मानना है। और दूसरा, हरिमोहन साहब ने बोला था कि इन्होंने यूक्रेन की बात में अपना बहुत कुछ लुटा दिया। बिल्कुल 100% इन्होंने पैसे खर्च किए हैं, और इनका ये आइडियोलॉजी वॉर लड़ रहे थे। डेमोक्रेसी, उसने उसका पार्ट ले लिया। ये इतने डबल स्टैंडर्ड है यूरोप का कि आपको बताने पर मुझे मुझे आपको बताने पे शर्म आती है। टर्की इनका नाटो पार्टनर है, जिसने सीरिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर किया हुआ है। इनके मुंह के अंदर दही जमा हुआ है। अर्मीनिया का बेरकराबाख जो है, जिसके ऊपर अज़रबैजान ने अटैक करके उसको अपने अंडर किया हुआ है, यूरोपियन यूनियन के एक भी आदमी ने पार्लियामेंट में आके बात नहीं बोली। ऐसे मैं आपको हजारों एग्जाम्पल देता हूँ, जो जहां पर इन लोगों ने कोई भी बात आज तक अपने मुंह से नहीं निकाली। और इनके ये कहना गलत होगा कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। यूरोप के पास 5 या 7 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास बेस्ट क्वालिटी वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा रखने के लिए डिफेंस बजट कम कर दिए। जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, यहाँ पर जब मैं आया था 78 में, तो 2 साल के लिए हर लड़की को, हर लड़के को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती थी, 2 साल के लिए। उसके बाद वो अगर आर्मी में जाना चाहता है जाए, और उसका सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ था, जो मोदी साहब ने अग्निवीर नाम के थोड़ा उसको कॉपी किया है। उसको पूरा कॉपी कर लेते तो ज़रा अच्छा होता। चलो एनीहाउ, दिस इज अनदर टॉपिक। तो उसका उन्होंने रिड्यूस करते गए, क्योंकि लेफ्ट विंग आती गई यहाँ पर, और वो दो 2000 यानी 2 साल के बाद वो 12 महीने का हो गया, 12 महीने के बाद 8 महीने का हो गया, अब खत्म हो गया। अब इनके पास सोल्जर ही नहीं है। तो जब इनके पास सोल्जर ही नहीं है, तो उन्हें वेपन क्यों बनाने हैं? कि अभी ट्रम्प जो पहला आदमी है जिन्होंने इनको बोला है कि आप 2% जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसका इन्वेस्ट करें। पोलैंड वाले अपने आप ही 5% कर रहे हैं। देखिए, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह इधर है। वो कहते हैं हम 5% करेंगे, जर्मन वाले बोलते हैं कि 2% इज ए वेरी बिग इशू, क्योंकि इनका जो जो बीआईपी है बहुत जो हाई लेवल के ऊपर है। ये एक्सपोर्ट कंट्री है। फ्रांस का ऐसा ही है। इनके पास सारी टेक्नोलॉजी होते हुए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बेची है, लेकिन अपने आप को कंसोलिडेट नहीं किया। और पीस मेकिंग के अंदर ये चाहते हैं कि हम टेबल पे बैठे, क्योंकि एक पीस मेकिंग इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर डील की थी ईरान के साथ, जिसमें इजराइल सिर पीटता रहा कि ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। ईरान शुड नॉट बी अलाउड टू प्रोसेस यूरेनियम फॉर एटॉमिक बम। तो इन इन ये कौन थे? ये यूरोपियन 4 कंट्री थे ना, इसमें ना ना इंडिया को बुलाया, ना ब्राजील को बुलाया, ना ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, जिनको खतरा हो सकता था। इन्होंने डील बीच में कर ली, ट्रम्प आया, उसने डील खत्म कर दी। वो कहता है बात ही नहीं करनी तुमसे हमने। तो आप ये देखिए, यूरोप के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका यूरोपियन अपनी एक जुबान नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है। अगर एक राइट की तरफ देख रहा है, दूसरा लेफ्ट की तरफ देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो लक्ष्य जी आपने क्वेश्चन किया है कि मैक्रोन ने जो 19 कंट्रीज को बुलाया था, उसकी आउटकम मैं आपको बताता हूँ, जीरो है, अंडा। सिर्फ फोटो फोटो सेशन था,
मिलके बातें कर ली इन्होंने, हाथ मिला लिया, शेक हैंड कर लिया, फोटो सेशन कर लिया। उसके बाद एक दो ने आकर उस पे भाषण दे दिया कि वी आर यूनाइटेड, वी वांट दैट दिस एंड यूक्रेन विल नॉट राइट एनी एग्रीमेंट अनलेस वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इट। आप देखते जाइए 1 महीने के बाद ये खुद ही भागेंगे कि जी हमें भी बुला लो ताकि हम भी फोटो सेशन में आ जाएं। जी। हरिवंश से कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन डील किस तरफ जा रही है? रशिया यूक्रेन डील तो जो जानी थी वो हो चुकी है और बिल्कुल कंफर्म फॉर्म में हो चुकी है। अमेरिका मानने वाला नहीं है, ट्रंप मानने वाला नहीं है। बस ये है उसके आसपास जितना ड्रामा होना है ना, हमें वो देखना है कि उसके आसपास कितना ड्रामा, उसके आसपास किस लेवल पर सारे के सारे जिसे कहते हैं ना ड्रामे चल रहे हैं या फिर कहानियां चल रही हैं अभी बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं ना अभी नाटक होंगे, वो सारे नाटकों को हमें नोटिस करना है कि किस तरीके से चल रहे हैं। बाकी ट्रंप और पुतिन के बीच में डील होनी कंफर्म है, लगभग हो चुकी है। वो 10 मार्च को जा रहा है, उससे पहले 4 उसको सुना देंगे, कान पे मार देंगे या फिर वो भाग जाएगा। जेलेंस्की भाग जाएगा इसके संभावनाएं थोड़ी लग भी कम रही हैं, लेकिन क्योंकि उसे पूरी दुनिया में छिपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी और अगर भाग गया तो उसका वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब तक जेलेंस्की पॉपुलैरिटी अगर 57% लेकर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि यूक्रेन वाले उसे पसंद कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी बात समझनी होगी कि 57% पॉपुलैरिटी का एक नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि भाई असलियत में हमें ये देखना होगा कि सिचुएशन में ये फंस का मतलब अब जेलेंस्की फंसा कहां होगा? ट्रंप के सामने, वहां दूसरी तरफ पुतिन के सामने। अभी भी उसका बयान आया है कि या तो आप पुतिन के साथ हो या पीस के साथ हो। इसका मतलब ये है वो करना तो चाहता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप कह रहा भाई भाड़ में जा या फिर सॉल्यूशन तू बता दे। अब अकेले बस का उसका है नहीं। तो एक दुनिया में एक बात कही जाती है ना कि अपने कंधे अपने दम पे जिंदगी जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठते हैं। तो अल्टीमेटली उसका एक जनाजा सा उठ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अभी भी कह रहा है कि नहीं, मतलब अमेरिका के कंधे हट गए हैं, साफ बात है। तो अभी देखते हैं कहाँ कितनी कहानियां चलती हैं, नाटक होते हैं, सब बंदर कूद करेंगे अभी, पर थोड़े दिन पे शांत हो जाएगा। कैसे भी करके फेस सेविंग एंड ढूंढना चाहते हैं। ट्रंप कहता है तुम्हारे फेस सेविंग के चक्कर में अमेरिका कंगाल नहीं होगा, तुम्हारा फेस तुम जानो मैं निकला। ये सिचुएशन आ चुकी है। जी जी प्रदीप सर। हाँ बिल्कुल 100% उन्होंने ठीक बोला है हरिमोहन जी ने। जो जेलेंस्की का जो ड्रामा है ना, इसके लिए एक किसी हरियाणा के आदमी ने इंटरव्यू दी थी यहाँ पर, लोकल जो इंडियन चैनल चलते हैं, उसमें बोला था कि जो बकरी है ना, दूध पीने के पहले बहुत पैर वैर मारती, दूध देने के पहले। तो ये बकरी वाला हाल है, क्योंकि उसकी सिचुएशन बकरी वाली, शेर वाली, हाथी वाली नहीं है। तो वो अभी टांगे मार रहा है इधर उधर, क्योंकि अभी भी सोच रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वेरी स्ट्रांग एंड दे कैन हेल्प मी एंड आई विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उसको इतना मालूम है कि मुझे यूरोप के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखनी बहुत जरूरी है। जो अमेरिका वाले हैं, जो जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यूक्रेन की डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं खर्चेगी। बोलेंगे हमें यूक्रेन से क्या मतलब, हम क्यों अपने डॉलर्स दें ताकि उनके सड़कें और ब्रिज बने। इसलिए जो जेलेंस्की है इस वक्त यूरोप वालों की गोदी में बैठा हुआ है, ताकि मैं इनकी दाढ़ी में खुजली करूंगा तो मुझे कल अगर वॉर खत्म होती है उसके लिए मुझे मिलियंस डॉलर चाहिए, जो उसके पास नहीं है। कितना वो अपना रिसोर्सेज बेच देगा, कितने वो गेहूं बेच देगा, कितनी कपास बेच देगा, उससे काम नहीं चलेगा। और आपको एक चीज और नोट करनी पड़ेगी, यूक्रेन इज वन ऑफ द 4th करप्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। 4th नंबर पे आता है उसका। ये क्यों उसके पीछे घुसे हुए हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने अपने आप को खुद बैल मुझे मार किया है। ये बहुत देर से पहले वॉर रुक सकती थी, और ट्रंप को मालूम है कि मेरा अपना मुल्क में बहुत बुरी हालत है। हर चौथा आदमी यूएसए में अनएम्प्लॉयड है। 4 मिलियंस के लोग ऐसे हैं, सॉरी 40 मिलियंस लोग यूएस में ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, स्कूल ही नहीं गए आज तक।
तो उसका ध्यान है उस तरफ कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पीछे ये नहीं है कि मैं सैटेलाइट बना दूं या मस्क को बोलूं ये, या मैं यूएस एड खत्म कर दूं। उसके पीछे उसका एक एजेंडा है कि मैंने एम्पावरमेंट कैसे तैयार करनी है। क्रिमिनलिटी तब खत्म होगी जब एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को पैसा होगा, सुबह 8 बजे काम पे जाएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे, थके आएंगे, घर बैठेंगे, बाहर जाके चाकू नहीं चलाएंगे जैसे यहाँ पर अरबियों ने काम पकड़ा हुआ है यूरोप के अंदर। तो ये ये जो फिलॉसफी है वो बहुत चीजों में झूठ बोलता है, वो आदमी उसको माफ कर देता है क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि ये मिक्स कर देता है। लेकिन जो जो असली एजेंडा है या असली फिलॉसफी है उसके पीछे, इट इज एक्चुअली ओनली अमेरिकन सेंटर्ड। तो इसमें सैलेंसी साहब को पता है वॉर खत्म होने का मुझे फायदा है, और मैं यूरोपियन के साथ थोड़ा थोड़ा इलू इलू करता रहूंगा तो मुझे थोड़े से पैसे आते रहेंगे और मेरा जो डिस्ट्रक्शन इतना हुआ है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों का ही ज्योतिर्मय को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक ही यू फॉर सेशन इनवाइटिंग। यही एंड करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।